हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं सीसेट के डे 6 की, सीसेट के डे 5 की, और इसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, 25 दिन तक यही क्वेश्चंस करते रहेंगे ताकि आपका जो सीसेट है वो क्वालिफाई हो जाए। हमारा केवल और केवल एक मकसद है कि जो भी बच्चे जीएस अच्छा पढ़ते हैं उनका ये वाला पार्ट थोड़ा सा वीक होता है, तो इसमें उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम ये वाला पार्ट करवा रहे हैं। तो आपने इसे सही से देखना है और 25 दिनों तक हमारे साथ रहिए, और इसके बाद जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो आप कहेंगे सर आपकी वजह से, ये वाले क्लासेस देखने की वजह से आपका सीसेट हो गया क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा आपके पास, कह रहा है कि द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। इस नंबर में द डिजिट इन द यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक, देखिए इकाई का अंक बताइए। टेक्निकल टीम हिंदी इंग्लिश दोनों की जगह एक ही क्वेश्चन डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने समझ लिया इसे कि इकाई का अंक बताना है। अगर आप नंबर को देखेंगे, इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, केवल यूनिट डिजिट को देखना है। 7 की पावर कितनी है, तो आप लिखेंगे 7 की घात 1999 प्लस 1 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999। और ये बात समझ में, अगर आप देखें 7 की घात 1999 की जो भी यूनिट डिजिट होगी, जो भी इकाई का अंक होगा, वो यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? आपने बोला हाँ आएगा। उसी तरह से माइनस जब करेंगे तो वही अंक यहां पे भी आएगा, आप बोलेंगे हाँ जी आएगा। इन दोनों में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे? आप बोलेंगे हाँ सर कट जाएंगे। तो आप कहेंगे 1 की घात 1999, 1 की पावर कुछ भी हो, आप सबको पता है 1 का स्क्वायर 1, 1 की घात 3, 1, 1 का घात 4, 1 की घात कुछ भी हो, 1 ही आंसर आएगा। तो 1 आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, जो कि नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि एक किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो नन ऑफ दीज अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरह से क्वेश्चंस को कर लेना है। इकाई का अंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप यूनिट डिजिट को देख सकते हैं, और इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने इसे किया है। तो जो कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं उन पे बेस क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2014 के लिए वही कैलेंडर होगा जो 2003 के लिए होगा। 2003 और 2013 के लिए कैलेंडर समान थे। 2003 और 2012 के लिए कैलेंडर समान थे। 2011 और 2003 के लिए कैलेंडर समान थे। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, आपने क्या करना है, 2014 में से 2003 माइनस करना है। आपने जब माइनस किया तो आपके पास आ गया 11 आ गया। आगे बात समझ में। वैसे बेसिकली करते ये हैं कि 13 में से 2 घटाते हैं, तो आना फिर भी 11 ही है, ये समझो, ठीक है। 13 में से 2 घटा लो, 2 घटा दिया, दोनों का कैलेंडर देख रहे हैं, ये घटा दो। घटाने के बाद क्या आया? 11 आया। फिर आपने ये देखना है कि इन सालों के बीच में कोई लीप ईयर है, तो आपने कहा हाँ है, 2004 है, 2008 है और 2012 है। 3 लीप ईयर है, उन 3 लीप ईयर को इसमें ऐड करो, तो 11 और 3 हो गए 14। 14 का मतलब हो गया 2 हफ्ते, ठीक है, 2 सप्ताह हो गए। और हमने कहा है कि जब किसी भी दिन में एक हफ्ता, मतलब जब कल वाले लेक्चर में हमने बात की थी, अगर आज 1 तारीख है और आज 1 तारीख को मंडे है, तो अगला जो मंडे आएगा वो 7 दिन जोड़ने के बाद आएगा। इसी तरह से आपने देखा कि 14 दिन आ रहे हैं, 14 दिन आ रहे हैं, 14 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 14 जब आप ऐड करोगे तो 2014 आ जाएगा, मतलब सेम कैलेंडर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। इन सब के बीच में भी आप चेक कर लेना कि ऐसा हो रहा है क्या, 7 या 7 का मल्टीपल आ रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें और इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, केवल इन्हीं के बीच में 14 आ रहा है। 14 आए, 21 आए, 7 आए, ये डिफरेंस आना चाहिए लीप ईयर जोड़ने के बाद। तो क्या करना है आपने, साल प्लस लीप ईयर जोड़ लेने हैं। कौन से साल? सालों का डिफरेंस प्लस लीप ईयर जोड़ के 7 का गुणज होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए। अगर 7 का गुणज हो रहा है तो वो साल और वो साल, दोनों साल एक दूसरे के कैलेंडर सेम होंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतना ही समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों से अलग है? कौन सा अलग है? तो आपने इस तरह के क्वेश्चन, जब भी मैंने आपसे कहा है कि जब भी बड़े नंबर आए ना, तो आपने उन्हें दूर से देखना है। जब आप इन्हें दूर से देखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिख रहा है कि 1 साथ 1 जोड़ लोगे तो आ रहा है 9,
1 7 8 और 1 9, 9 हो गया। 1 5 6 और 2 8, 8 हो गया। 2 3 7 और 4, सॉरी 2 3 5 और 4 9 हो रहा है। ठीक है, शुरुआत के जो 3 अंक है उन्हें जोड़ने के बाद अगला अंक मिल रहा है, मगर यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, हो जाते हैं। चलिए आगे आए। आशावादी निराशावादी से किस तरह से संबंधित है? आपने कहा उसका विलोम है। आशा करना, निराशा होना। आशावादी निराशावादी एक दूसरे के विलोम है। इसी तरह से क्या है? कठिन का मतलब असंभव, उसका विलोम है। आपने बोला नहीं। पढ़ने का विलोम क्या? खेलना है। आपने बोला नहीं, पढ़ने का खेलना नहीं, नहीं पढ़ना होता है। पढ़ने का खेलना थोड़ा है। खेलना अलग फील्ड है और पढ़ना अलग फील्ड है। ठीक है। सहनशील का क्या घृणाजनक है? विलोम। आप बोलेंगे नहीं, ये सारे तो नहीं होंगे। निर्यात का आयात विलोम है। आपने कहा हाँ। तो आपने हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में ये देखना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर विलोम दिया हुआ तो विलोम देखना है, समानार्थी दिया हुआ समानार्थी दे रहे हैं। इस तरह से आपने इन्हें देख लेना है। किस टॉपिक से रिलेटेड है? तो एनोलॉजी से रिलेटेड है, सादृश्यता से रिलेटेड ये टॉपिक है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिरा आपकी स्क्रीन पे। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से अलग है? मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि इनके अगर आपको नंबरिंग याद होगी, जैसे H 8 होता है, I 9 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 16 होता है, 17 होता है, 17 होता है, 18 होता है। उनकी नंबरिंग लिखना है। W 23 होता है, 25 होता है, 25 होता है और 26 होता है। ऐसे आप देखेंगे 20 होता है, 21 होता है, 21 होता है और 22 होता है। देख रहे हो? 22 हो रहा है। अब आपने क्या देखा? समझिए क्या देखा आपने? आपने देखा कि 1 बढ़ रहा है, फिर सेम है, फिर 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ा, फिर सेम है, फिर 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, फिर सेम है, फिर 1 बढ़ा। यहां देखा 2 बढ़ गया, मगर हमें तो यहां दिख रहा था +1 हो रहा था, फिर +1 हो रहा था, +1 हो रहा था और बीच में 0 था। ठीक है, मगर ये तो अलग हो रहा है। इसमें देखा +1 हो रहा है, फिर सॉरी ये भी 21 ही है, 0 बढ़ रहा है और फिर 1 बढ़ रहा है। तो ये तीनों एक जैसे हैं। कौन सा अलग है? आप बोलेंगे ये वाला अलग हो जाएगा, तो सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। बोल रहा है अलग को पहचानिए। ऑड वन आउट के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा आसान होते हैं, तो आप में ये देखने हैं सही से। इसे देखिए, इसमें कह रहा है ए बी से बड़ा है, तो ए बड़ा है, जो बड़ा है उसे ऊपर बना रहा हूं। ए बड़ा है किससे? बी से बड़ा है, जबकि सी तथा डी ई से बड़े हैं। सी और डी किससे बड़े हैं? आपने कहा ई से बड़े हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है। ई ए व सी के मध्य है। ई जो है सी और ए के मध्य है। अब ए तो ऊपर नहीं आ सकता, ए कहां आएगा? नीचे ही आएगा, तो बी आ जाएगा नीचे। आगे बात समझ में? ए भी आपने बनाया हुआ था। यदि सी बी से बड़ा हो, सी किससे बड़ा है? बी से बड़ा है, तो आपने बोला हाँ हो रहा है, ठीक है। तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवश्यमेव सत्य है? हमेशा सत्य है। तो आपने पढ़ा ए सी से बड़ा है। ए क्या सी से बड़ा है? हमने कहा था बड़े को हमने ऊपर बनाया, छोटे को हमने नीचे बनाया। क्या क्या ए बड़ा है सी से? आपने बोला गलत है। सी डी से बड़ा है। सी और डी के बारे में हमें नहीं मालूम चल रहा, गलत हो गया। डी सी से बड़ा है, आपने बोला ये भी गलत हो गया। ई बी से बड़ा है क्या? ई जो है वो बी से बड़ा है, आपने बोला हाँ जी ये सही हो गया। तो अगर आपने ये पजल बना लिया, ये स्टेटमेंट्स को सही से कर लिया, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, प्रतिशत का सवाल है। क्या कह रहा है? x माइनस वाई का, तो का मतलब गुणा होता है 50% का मतलब ये होता है, तो आप इसे लिखेंगे x माइनस वाई का मतलब गुणा 50% बराबर हो जाएगा। बराबर दे रहा है किसके? x प्लस वाई के 30% के। ठीक है जी, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। 5 से अंदर गुणा करोगे तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y हो जाएगा। x को x के पास लेके जाओ, जबकि y को y के पास, तो ये आ गया देखो 5x माइनस 3x बराबर 3y प्लस 5y। तो x कितना आ गया? 2x बराबर 8y। ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। x को ऊपर ही रहने देना, तो आप कहेंगे x अपॉन वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 8/2, बोले तो 4/1। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपसे क्या पूछ रहा है कि y का मान x के कितने प्रतिशत है? तो y का मान कितना है? आपने बोला 1 है। x से बोले तो 4 से 1/4 आ गया। कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में बदलना है, तो इस तरह से करेंगे और आप कह देंगे 25% है। अगर 25% आंसर में है
तो वो आंसर हो जाएगा, मगर आंसर में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। एक और चीज हमें मालूम चल रही है कि यूकेपीएससी के क्वेश्चन पेपर में नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो ऐसा मत समझना कि इन तीनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित श्रेणी में, अब मैंने आपसे हमेशा कहा है जब भी आपके पास श्रेणी आए ना तो आपने एक चीज देखनी है कि ये नंबर किसी के पास है कि नहीं है। आपने कहा 149 आपको याद आ रहा है किसी नंबर के पास होता है, 329 आपने सोचा किसी के पास होता है। मैं याद दिलाता हूं 149 आप कहोगे 144 प्लस 5 होता है, 329 को 324 प्लस 5 होता है, 41 को देखोगे तो 36 प्लस 5 होता है, 5 को क्या लिखें तो आप लिखेंगे 0 प्लस 5 होता है। समझो क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे ये स्क्वायर प्लस 5 है। किसके स्क्वायर, तो आपने कहा 12 का स्क्वायर प्लस 5, सॉरी 6 का स्क्वायर प्लस 5, 12 का स्क्वायर प्लस 5, 18 का स्क्वायर प्लस 5, और जो ये शून्य है ये 0 का स्क्वायर प्लस 5 है। फिर आपने देखा कि 0 से 6 मतलब 6 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस। अब 18 में 6 जोड़ोगे तो आएगा 24 का स्क्वायर प्लस 5, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 5, 581 आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसा आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है ये भी समझ लो, दूसरा तरीका भी समझ लो जी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको अगर नंबर दिए हुए हैं ना, ये हमेशा लगेगा 99% क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस करो, इन दोनों का डिफरेंस करो, इनका डिफरेंस करो, फिर जो डिफरेंस आएगा उसका डिफरेंस करना, उसका डिफरेंस करना, फिर आपको कुछ ना कुछ लॉजिक दिखेगा। इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस तरह से करके देखिए और बताइए कमेंट करके कि हाँ सर ऐसे में भी आंसर आ रहा है। अगर आपको ये हमारा जो तरीका है वो समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और लाइट वाइट जाती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज जिंदगी में भी आते हैं और हमारी वीडियोस में भी आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को सांकेतिक भाषा में ये लिखा गया। अगर आपको नंबरिंग याद है तो आप सीधे क्या लिखोगे, यहाँ 3 है, 3 को 4 लिख रहे हैं, ठीक है। ये यहां लिख देता हूं कॉन्स्टिट्यूशन, यहां लिख रहा हूं सीधे नंबरिंग। 3 को क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, एक बढ़ा रहे हैं। 15 को क्या लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, सॉरी 14 लिख रहे हैं, एक कम कर रहे हैं। पहले एक बढ़ाया फिर एक कम किया, फिर 14 को देखो क्या कर रहे हैं, एक बढ़ा रहे हैं। S19 है, क्या करेंगे, घटाएंगे। समझ रहे हो? तो पहले क्या किया, तो आपने बोला पहले +1 किया, फिर -1 किया, फिर +1 किया, फिर -1 किया, ऐसे चलता जाएगा। आप बोल रहे हैं हाँ ऐसे चलेगा, तो आपसे पूछ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कोड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन 4 होता है, +1 करोगे 5 से शुरू होगा। देखो कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। फिर आपने देखा प्लस माइनस, प्लस करना चाहिए, सब में यही है, फिर माइनस करना चाहिए, फिर प्लस करना चाहिए, फिर यहां पे चेंज हो रहा है, ठीक है। कौन सा है ये, 1 2 3 4 5, पांचवें में 1 2 3 4 5, इसको देखते हैं। 18 होता है, प्लस करेंगे तो 19 आएगा, मतलब इन दोनों में से एक होगा। आगे बात समझ में, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। प्लस करके 19 आना चाहिए, फिर माइनस होना चाहिए, ठीक है, दोनों में सेम है। फिर प्लस होना चाहिए, दोनों में सेम है। फिर माइनस होना चाहिए, दोनों में सेम है। फिर प्लस होना चाहिए, दोनों में सेम है। फिर माइनस होना चाहिए, दोनों में सेम है। फिर प्लस होना चाहिए, मगर यहां कुछ और हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा, जे आ रहा है ना। तो 1 2 3, इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। तो आपने देखा तीसरे नंबर पे क्या है, आपने कहा आई है। आई होता कितना है, 9 होता है। 9 में क्या करना है, 1 जोड़ना है। 1 जोड़ोगे तो ये आंसर हो जाएगा, H वाला आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो क्वेश्चन बड़े जरूर दे रहा है, मगर वो आपको स्मार्ट वर्क करना है कि आप इन क्वेश्चंस को जल्दी कर सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, देखो जब भी आपके पास इस तरह से आए, याद कर लो इसे, 42 को स्क्वायर रूट, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल और वर्गमूल के अंदर वर्गमूल, कहां तक, इनफाइनाइट तक। और आपने क्या करना है, इस 42 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है, ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनका अंतर 1 हो। तो आप कहेंगे 7 छक्के 42, क्योंकि यहां प्लस आ रहा है तो बड़ा वाला नंबर आप ले लेंगे। आगे बात समझ में। अगर मैं इसे ऐसे लिखता इनफाइनाइट तक, तो फिर 6 को तोड़ते ऐसे 2 नंबर में जिनका
डिफरेंस कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे +1 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, तो 3 और 2, क्योंकि प्लस आ रहा है तो आंसर हो जाएगा 3। आ रही है बात समझ में? आप बोलेंगे हाँ सर आ रही है। अगर मैं नंबर्स इस तरह से लिखता 12 + √12 + √12 प्लस रूट इनफाइनाइट तक, तो आप कहते 12 को ब्रेक करेंगे ऐसे दो नंबर में जिनका अंतर, जिनका डिफरेंस कितना हो, 1 का हो। 1 का डिफरेंस हो का मतलब हो जाएगा आप कहेंगे 4 × 3, और क्योंकि प्लस है इसलिए आप 4 को आंसर कर देंगे। आगे बात समझ में? तो 3 क्वेश्चन कर दिए जी आपके सामने, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर बता दो अब क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 हो जाएगा। आगे बात समझ में? कॉन्सेप्ट इतना ही, इतना छोटा सा ही है, याद कर लो। आएगा एग्जाम में तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे इसे करने में। घड़ी की 2 सुइयों के बीच में 9 बजकर, बार बार कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं कोण थीटा बराबर होता है 11/2 मिनट -30 R। तो R है 9 घंटे, मिनट है 50 मिनट। वैल्यू रखोगे 11/2 × 50 -30 × 9। 2 से इसे काटोगे 25 आ गया, 11 × 25 करोगे 275 आ गया, -270 आ गया। दोनों का डिफरेंस देखोगे, कह दोगे कितना, कह दोगे आप बोलोगे 5 डिग्री कह देंगे। सर 5 डिग्री है आंसर? आपने बोला हाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आपसे कह रहा है कि 1 से लेके 45 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, इतने को समझते हैं पहले, सभी सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्याएं क्रमागत कह रहा है सभी, तो आप कहेंगे सम होती है 2, 4, 6, 8, और लास्ट में कहां तक, 45 तक कौन सी आएगी, लास्ट 44 आएगी। ठीक है, जब भी आपसे औसत बोले तो आपका दिल करेगा कि अब तो आत्मा कांपेगी कि सबको जोड़ना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कितने नंबर हैं। तो मैं बोलूंगा रुक जाओ, जब क्रमागत संख्याएं आए, जो मैं कह रहा हूं उसे याद कर लो, नोट्स बना लो। जब कहेगी क्रमागत संख्याएं आए, सारी है ना, बीच में, सबके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 2-2 का डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे, समझिए इसे, आप कहेंगे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो आपने कहा 2 + 44/2, तो आ गया 46/2 बदले तो 23 आ गया। सम संख्याओं का तो ये आ गया। ऐसी विषम संख्याओं की बात करें, कहां से, 1 से लेके 45 तक सभी कह रहा है। 1 से तो 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, और अंत में जाएगी 45। ये भी क्रमागत संख्याएं हैं। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल क्रमागत संख्याएं हैं। और जब क्रमागत संख्याएं होती हैं, देखो प्रकृति को भी हमारी जो ये कॉन्सेप्ट है ना पसंद आता है। तो प्रकृति हमारे साथ ज्यादा देर तक खेल नहीं करती। ठीक है, अंधेरा है मगर उजाला होगा, अंधेरा है मगर उजाला होगा अगर आप अपने काम में लगे हुए हो। ठीक है, ज्यादा देर का कार्निवल नहीं बनाएंगे। क्रमागत हैं तो फिर आपने विषम संख्याओं का औसत करेंगे, तो प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 45 है, बटे 2 करोगे तो 46/2 बोले तो 23 कह देंगे। आई बात समझ में, कह दो हाँ सर आगी बात समझ में। तो दोनों का आंसर 23 और 23 हो जाएगा, सम संख्याओं का कहे चाहे विषम का कहे, इस सवाल के लिए। आगी बात समझ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x का मान बताना है। अभिव्यक्ति ये दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें x का मान बताना है क्या होगा। तो आपने देखा इतने सारे ऑप्शन दिए हुए, मैं पता है क्या कहता हूं, मैं कहता हूं जो अलग है उसे पकड़ो। तो आपने देखा कि 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, सब में 5 है। ठीक है, तो 5 से तो कुछ हो नहीं रहा। फिर आपने देखा कि 1 अगर पकड़ लें, क्योंकि 3, 4 तो सब में ही है, तो इन्हें चेक मत करना, ऑप्शन से होगा ये क्वेश्चन। 3, 4 तो सभी में है, इससे चेक मत करना। आपने क्या करना है, जहां पे 1 को चेक करो, क्योंकि 1 सब में नहीं है, इसमें 1 नहीं है, 5 सब में नहीं है ना, तो 1 और 5 को चेक करना। ठीक है, ये बता देगा कि ये गलत है, क्योंकि 3 और 4 तो सही है। अब आपने देखा 5 ग्रेटर देन लेस देन ये इक्वल टू 17, आपने x की जगह 1 मान रखा, तो 3 एकम 3, 3 × 1 + 2, 3 एकम 3 + 2 5 आ गया। क्या 5 छोटा है 5 से? आप कहोगे अरे नहीं सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 5 से छोटा हो जाए, तो आप कह देंगे नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप x की जगह कितना पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। एक बार पुट किया तो 1 वाले जितने हैं वो सारे गलत हो जाएंगे। आई बात समझ में।
वन वाले सारे गलत हो गए तो 5 पुट करने की जरूरत नहीं है, आप कहेंगे आंसर हो जाएगा डी। इस तरह के सवाल जिसमें एक्स वाई हो, आप ऑप्शन से वैल्यूज पुट कर सकते हो। एक्स का मान क्या पुट किया हमने? 1 पुट किया। 1 पुट करने पर यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा था तो यह गलत हो गया, 1 नहीं हो सकता। और जिस भी ऑप्शन में 1 होगा वो सारे ऑप्शंस बाहर हो जाएंगे, तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ए पर्सन वाज 50 दिनों के कार्य के लिए एक व्यक्ति इस शर्त पर नियुक्त किया गया कि उसे प्रतिदिन कार्य दिवस के 12 रुपए दिए जाएंगे, ऐसा कह रहा होगा। लेकिन प्रत्येक अनुपस्थित दिन उससे 6 रुपए काटे जाएंगे, काम समाप्त होने पर 420 रुपए मिले, वह कितने दिन अनुपस्थित रहा, ऐसे कह रहा है। देखो इस तरह से सवाल आता है, एक तरीका सीख लो, हर जगह लगेगा। 50 दिन कुल काम करेगा, ये तो कांस्टेंट है ना, ये कहीं नहीं जाने वाले। आपने कहा अगर डेली आता तो 12 रुपए मिलते हर दिन के। कितने रुपए मिलते हर दिन के? आप कहोगे 12। तो अगर पूरे 50 दिन कोई आदमी आ जाता 50 दिन, तो कितने? 12 पंजे 60, 600 रुपए मिल जाते या नहीं मिलते? आप बोलेंगे हाँ मिल जाते। और अगर नहीं आता तो हर दिन 6 रुपए का जुर्माना लगता। 50 दिन नहीं आता तो कितने रुपए का जुर्माना लग जाता? आप कहोगे 50 गुणा गए 6, बोले तो 300 रुपए का जुर्माना। जो 300 रुपए का जुर्माना है ना, वो आदमी की जेब से कटेगा, तो इसलिए उसे ऋणात्मक लेना होगा, क्योंकि वो आदमी को नहीं मिल रहा। हम आदमी के हिसाब से सिर्फ सोच रहे हैं कि आदमी को अगर पैसे मिलते तो उन्हें पॉजिटिव लेंगे, और आदमी अगर पैसे देगा तो उसे नेगेटिव लेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो उसे 600 रुपए मिले, ना उससे 300 रुपए जुर्माना लिया गया, जबकि उससे कितने रुपए मिले? तो आपने कहा 420। इसे 20 में लिख लो, बीच में लिख लो। जादू करेंगे। आपने क्या किया? इन दोनों का अंतर किया, तो आपने कहा 180 आएगा। इन दोनों का अंतर क्या? एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। दोनों का अंतर का मतलब हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 720। इन दोनों का अंतर क्या? 720 आ गया। 100, इन दोनों का रेशियो देखें 180, 0 से 0 कट गया, 18 एकम 18, 18 चौके 72, मतलब आने वाले दिन 4 हैं और नहीं आने वाले दिन 1 हैं। जिस दिन वो नहीं आया वो 1 है। मतलब कुल दिन की बात की जाए तो आप कहोगे आने और नहीं आने वाले दिनों को जोड़ लो, तो मैं कह दूंगा 5 होंगे। मगर सवाल में दे रहा है 50 हैं, तो आपने कहा 5 को 50 बनाने के लिए एक 0 लगाएंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि आपने यहां 0 लगाया है तो ये भाई साहब बुरा मानेंगे और ये वाले भाई साहब भी बुरा मानेंगे। तो बुरा हम किसी को नहीं मानने देते। हम क्या कर लेंगे? शून्य दोनों जगह लगा लेंगे और कह देंगे कि भैया आने वाले जो दिन हैं वो 40 हैं और नहीं आने वाले दिन जो हैं वो 10 हैं। ऐसा ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप कह देंगे गुरुजी यही आंसर हो जाएगा। गॉट इट? चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये सवाल आएगा, इसी तरह से सवाल आता है कि अगर सही सवाल का जवाब दिया तो 2 नंबर मिलते हैं। जैसा आपके पेपर है, 100 नंबर का पेपर होता है। देखो 100 नंबर का पेपर होता है, सही पे कितने नंबर मिलते हैं? सही पे कितने मिलते हैं? मान लो 1 या मान लो 4 नंबर मिल रहे हैं सही पे। गलत पे कितने मिल रहे हैं? तो आप कहेंगे -1 मिल रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है। अगर सारे सवाल सही कर दिए तो 400 नंबर मिलने चाहिए। सारे गलत कर दिए तो कितने नंबर कटने चाहिए? -100 नंबर कटेंगे, नहीं कटेंगे। और किसी बच्चे के अगर कुछ नंबर आ रहे हैं, मान लो 200 नंबर आ रहे हैं, तो आप कहोगे इनका डिफरेंस हो गया गुरुजी 300 और इनका डिफरेंस हो गया 600। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? तो इस तरह से आप निकाल सकते हो रेशियो कि 1:2 आ गया। मतलब बच्चे ने सही 1 सवाल किए और गलत 2 सवाल किए। इस तरह से सवाल बनाया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि यह सवाल आ गया हमारे सामने। इस सवाल को जब आप देखते हैं तो आपको दिखता है कि एक चित्र है, उसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो नंबर्स को जब आप आपस में रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो आप पाते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है। सोचो इसे, इस तरह के सवाल को सोचो और पॉज कर लो वीडियो को। फिर आप देखेंगे, पॉज करने के बाद, सोचने के बाद आप सोचेंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं आपको समझाऊं कि आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब भी इस तरह के सवाल आए तो थोड़ा दूर से देखो। थोड़ा दूर से देखोगे तो समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? कि भाई ये तो ट्राइंगल है,
तो यहां बीच में लिखा है 3। ये चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं तो लिखा है 4। ये भी चतुर्भुज है तो बीच में लिखा है 4। ये भी चतुर्भुज है तो बीच में लिखा है 4। अब ये जो है बीच में ये कितना है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड और 5 साइड। तो कह दो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, आप कहोगे 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है, किस तरह से वो आपको चेक करना चाह रहे हैं, ये आपने समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। 1000 छात्रों के इतिहास में, इतिहास को H लिख रहे हैं, भूगोल को G लिख रहे हैं और नागरिक शास्त्र को C, बोले तो सिविक्स के ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम नीचे चित्र में दिया गया है। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी भूगोल वाले लोग हैं, H हिस्ट्री वाले लोग हैं, इतिहास वाले हैं, और नागरिक शास्त्र वाले लोग हैं, नागरिक शास्त्र वाले लोग हैं। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है ये पढ़ेंगे। जो छात्र तीनों विषय जानते हैं, जो तीनों विषय जानते हैं, जो तीनों विद्याएं जानते हैं, वो तीनों सर्कल में आएंगे और आप कहेंगे कि सर ऐसे लोग ये हैं जो तीनों सर्कल में आ रहे हैं। और हम आपसे पूछेंगे कि ऐसे कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे ऐसे 100 लोग हैं। तथा जो छात्र केवल नागरिक शास्त्र जानते हैं, जो बच्चे केवल नागरिक शास्त्र जानते हैं, वो केवल नागरिक शास्त्र के गोले में आएंगे। उससे बाहर अगर कोई गोला होगा तो उसमें नहीं जाएंगे, उसके बाहर किसी और के गोले में नहीं आएंगे, केवल नागरिक शास्त्र के गोले में आएंगे। तो आप कहेंगे सर 170 ऐसे बच्चे हैं, आपसे पूछ रहा है कि इनका अनुपात बता दो। तो आप कहेंगे 100 अनुपात, या अनुपात ऐसे ना लिख के, जो 100 अनुपात 170 आप लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो 10/17 आ जाएगा। मगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, नन ऑफ दीज कह देंगे। आ रही है बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से रहा, किसी लिफाफे में कुछ करेंसी नोट हैं जिनका मूल्य, पीछे वाले का आंसर बता दी हमने, फोन काटने के चक्कर में कहीं नहीं बताया हो, तो नन ऑफ दीज हम बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 50। किसी लिफाफे में कुछ करेंसी नोट हैं जिनका मूल्य 50 रुपए है। 50 रुपए के नोट हैं किसी लिफाफे में, हमें नहीं मालूम कितने हैं, ये एक लिफाफा है, इसके अंदर कुछ नोट हैं। कितने नोट हैं, उनकी जो वैल्यू है वो 50 रुपए तक की है। 50 रुपए, 10, 20, 30, 40 सब मिला के 50 रुपए तक के मूल्य के नोट हैं। नोटों की संख्या 10 है। कितने नोट हैं ऐसे, संख्या कहोगे 10 है, संख्या कहोगे 10 है। और कह रहा है 10 मूल्य वर्ग का कोई भी नोट नहीं है, 10 रुपए का कोई नोट नहीं है, 10 रुपए का कोई नोट नहीं है। लिफाफे में 5 रुपए मूल्य वर्ग के कितने नोट हैं, मतलब आपको यह बताना है कि इस लिफाफे के अंदर 100 रुपए रखने हैं आपने कुल, ठीक है, मगर 100 रुपए का नोट नहीं रखना है। 5 रुपए के नोट रखने हैं, 10 रुपए के नहीं रखने, 20 के रखने, 1 के रखने, 2 के रखने। ये सवाल कैसे होगा, तो आप कहेंगे कुल कितने नोट रखने हैं, हमने कहा 10 नोट रख दो मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने कहा ठीक है सर रख देते हैं। तो मैंने कहा सबसे बड़ा नोट ले लो पहले, 100 तो नहीं ले सकते क्योंकि 5 रुपए के नोट बताने हैं, लिखा हुआ है 5 रुपए के मूल्य वर्ग के, अदरवाइज 1 नोट रख देते, मगर 1 नोट नहीं रखना है। कितने नोट रखने हैं, तो आप कहेंगे 10 रखने हैं, इसलिए 100 का नोट नहीं रखेंगे। तो मैंने कहा 50 के नोट रख लो। आपने कहा ठीक है सर 50 का 1 नोट रख लिया। फिर आपने देखा कि 20 रुपए के नोट भी हो सकते हैं, तो 20 रुपए का भी आपने 1 नोट रख लिया। ठीक, कितने रुपए हो गए, तो आपने कहा 70 रुपए हो गए। कितने नोट बाकी हैं, तो आपने कहा सर 10 नोट रखने थे, 8 बाकी हैं। तो मैंने कहा कि 5 रुपए के नोट भर दो, क्या 8 हो रहे हैं, तो आपने कहा सर लो 5 5 10 10 10, क्या 70 हो गए। आपने कहा सर 4 और 4 8 नोट हुए हैं, अभी भी 2 नोट और चाहिए। समझ रहे हो बात को, सवाल क्या पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ। तो मैं कहूंगा कि बच्चों ये 5 रुपए का जो नोट है इसे हटा दो
आपने बोला ठीक है, इस 5 रुपए के नोट की जगह आप 2 रुपए और 2 रुपए और 1 रुपए का नोट रख दो, तो आप कहेंगे हाँ सर ये अब 5 रुपए बन गए। और 5 रुपए के नोट जो ये आपसे पूछ रहे हैं उनकी संख्या 5 हो गई। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए सही में थोड़ी सी तर्क शक्ति की जरूरत होती है और सवाल को सही से पढ़ने की जरूरत होती है, और ये थोड़ा प्रैक्टिस से आती है। और ये प्रैक्टिस हमने आपको ये सवाल यहां पर देकर करवा दी है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 5 नोट। इस क्वेश्चन को एक बार 3-4 दिन के बाद फिर से खुद अपने लिए करके देखना कि क्या आप इसे कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। अगले सवाल की तरफ आ गए और पूछ रहा है कि एक गुणज बताइए। एस का मान दे रखा है 1 से 50। इकाई के स्थान से गिनने पर एस में शून्यों की संख्या कितनी होगी। और मैंने 1-2 दिन पहले वाली क्लास में ही भी बताया था आपको कि अगर आपको इस तरह से गुणा करके लिखे हुए हो 50 तक, तो 50 को पकड़ लो। शून्य पूछे तो आपने 5 से भाग करना है। 5 एक बार, 0 बार 5 दशंकी 50, फिर 5 से करोगे 2 बार 10, और 5 से अब 2 विभाजित नहीं होता, तो आप कह देंगे कि सर ये तो 12 हो जाएगा। तो 12 शून्य आएंगे इस तरह के सवाल में। तो आज के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से यहीं तक थे। तो चलिए, आपको अगर हमारा ये वीडियो, ये कंटेंट ये पसंद आ रहा है आपको, और मैं आपको ये बता दूं कि हमारी टीम पूरे जोर शोर से इस चीज के पीछे लगी है कि पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ कर आपसे करवाया जाए या मेरे थ्रू आपसे करवाया जाए, ताकि आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी टॉपिक हमसे ना छूट जाए। और अगर हमसे नहीं छूटेगा तो आपका नहीं छूटने देंगे, और आपका नहीं छूटेगा तो सीसेट तो क्लियर होना लाजमी ही है, क्योंकि पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 50 नंबर आपको सही चाहिए। उस 50 सही करने के लिए कम से कम आप 70 के करीब जाइए। 70 के करीब जाएंगे तो 50 सही हो जाएंगे। तुक्कों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे सवालों की बात कर रहा हूं कि जिन क्वेश्चंस पे आपको लगता है कि ये ऑप्शन है उन्हें भी कर दीजिए। ये सारी स्ट्रेटजी मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। तो चलिए ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो, लाइक कमेंट शेयर जैसा आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच।